हेलो एवरीवन, हमारी आज की वीडियो है टिग्नोमेट्री के ऊपर। इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री जो 10th क्लास का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 8। तो सबसे पहले टिग्नोमेट्री होता क्या है। टिग्नोमेट्री जो है वो एक स्टडी है किसके बारे में। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ relationship between the sides and angles of a triangle। किसी भी त्रिभुज में उसकी साइड्स मतलब भुजाएं और एंगल मतलब उसके कोण, उनके बीच में एक संबंध बताती है। जो स्टडी हम करते हैं उसके बारे में वो कहलाती है टिग्नोमेट्री। तो ये तो बहुत बात की बात है कि टिग्नोमेट्री जो है वो प्रॉपरली है क्या। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं। बेसिक है हमारा सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक साइड जो एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। आप बहुत फेमिलियर हैं इस चीज़ से, जिसमें कि एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। ऐसे ट्रायंगल को हम कहते हैं एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज जिसे हमने नाम दिया। मैं इतना बड़ा ना बना के थोड़ा छोटा ही बना रही हूँ। यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देंगे। इसकी मेजरमेंट मैंने रैंडम ली है, ऐसा कुछ नहीं है खास। इसको नाम दे दूँ अगर ABC, तो मेरा ये वाला जो कोण है, ये जो एंगल है मेरा, ये कितना है? ये है 90 डिग्री। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कि एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है, उसे हम कहते हैं हमारा राइट एंगल्ड ट्रायंगल। और हिंदी में इसे कहते हैं समकोण त्रिभुज, जिसमें कि एक कोण जो है हमारा वो समकोण होता है, वो 90 डिग्री का होता है। उसके बाद जो इसके जिसपे कोण बना होता है इसको कहते हैं आधार। और जो ऊंचाई होती है उसको कहते हैं लंब, परपेंडिकुलर, उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। लंब कहते हैं हिंदी में, आधार इसे इंग्लिश में कहते हैं बेस। और जो तीसरी साइड बचती है जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, तो सबसे बड़ी साइड होती है, सबसे बड़ी भुजा जो होती है, इसे कहते हैं कर्ण या हाइपोटेन्यूज। इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको B से करते हैं और इसको H से करते हैं। जो P और B है हमारे पास, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज जो है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। मतलब ये हम बेस ले सकते हैं, इसको परपेंडिकुलर मान सकते हैं। इन दोनों में इंटरचेंज चलता है, लेकिन वो कैसे चलता है भी बताया जाएगा। उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल के रिलेशन में होती है हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। इसमें क्या होता है? इसमें कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, उसके परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जो परपेंडिकुलर वाली साइड है उसका स्क्वायर, प्लस जो बेस है उसका स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूज वाली जो साइड होती है उसके स्क्वायर के। मतलब ये जो नंबर्स हम लेंगे, इनकी मेजरमेंट जो होती है वो एक स्पेसिफिक होती है। ऐसा नहीं कि कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर करने पर H स्क्वायर होगा। ऐसी मेजरमेंट हमारे पास आएगी। ये थी हमारी पहली बात, ये थी दूसरी बात। तीसरी बात, जब हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, अगर मैं फिर से यहाँ पे बनाऊँ एक रैंडम ऐसी, मान लो मैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूँ तो क्या होगा? अब जो राइट एंगल है वो तो फिक्स हो गया, हमारा राइट एंगल फिक्स हो गया, तो इसके सामने वाली साइड तो हाइपोटेन्यूज ही कहलाएगी। ये तो हमारा बिल्कुल फिक्स हो गया। लेकिन अभी मैंने कहा था कि इन दोनों में आप इंटरचेंज कर सकते हैं। कैसे? जो भी हम एंगल लेंगे, अगर मैं इस वाले एंगल की बात कर रही हूँ, मान लो मैंने इसको नाम दे दिया θ1, सपोज ये नाम है एंगल का θ1, इसको मैंने नाम दे दिया θ2।
ये तो आप जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो अगर ये 90 बच गया है तो इन दोनों का सम 90 ही होगा। ये मैंने ऐसे ही बता दिया, यहाँ पे इसका कोई यूज़ नहीं है, वैसे ये पता होना चाहिए। अच्छा, ये हो गया। एंगल 90 डिग्री है तो उसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज ही कहलाएगी। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ θ1 की, अगर मैं θ1 पे खड़ी हूँ, मान लो ऐसे मान लो मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं यहाँ देख रही हूँ, तो मेरे लिए ये ऊंचाई है। आप मान के चलो कि आप यहाँ खड़े हो, ये ग्राउंड लेवल है। अगर ये ग्राउंड लेवल है, आप यहाँ खड़े हैं, तो आप ऑब्वियसली यहीं देखेंगे। कुछ ऊंचा देखना है तो आपको इस तरफ देख रहे हैं आप, तो ये हाइट हो गई, तो इसको आपने हाइट मान लिया, परपेंडिकुलर मान लिया। लेकिन अगर आप यहाँ खड़े होते, तो मैं सिचुएशन को घुमा रही हूँ थोड़ा सा, अगर मान लो आप यहाँ खड़े हैं तो आप यहाँ देखेंगे, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी। परपेंडिकुलर मतलब हाइट, मतलब कि ऊंचाई या लंब, और ये आधार बन जाएगा फिर, क्योंकि यहाँ खड़े हैं आप तो ये आधार बन गया। तो इस केस में ये आधार बन गया, ये परपेंडिकुलर बन गया। लेकिन अगर आप ऐसे खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं आप, तो ये आधार बन गया और ये परपेंडिकुलर बन गया। तो कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि जो भी एंगल जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके सामने वाली जो भुजा होगी, उसके सामने वाली जो साइड होगी, उसको हम परपेंडिकुलर लेते हैं। अगर हम इस कोण की बात कर रहे हैं तो इसको परपेंडिकुलर लेंगे, और अगर हम इस कोण की बात कर रहे हैं तो हम इसको परपेंडिकुलर लेंगे। ये थी तीसरी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये समझ गए हैं तो इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं बचा है, बहुत इजी हो गया सब। उसके बाद हमारे पास ये थी पहली बात, ये थी दूसरी बात, ये थी तीसरी बात। चौथी बात है हमारे पास रेशोज की, कि रेशो होता क्या है। इसे हिंदी में अनुपात कहते हैं। इसमें मैं थर्ड पॉइंट में लिखना चाहूँ, अगर समराइज करना चाहूँ, तो एंगल के सामने वाली भुजा क्या होगी? परपेंडिकुलर। रेशोज क्या होती है? रेशोज, अनुपात कभी भी हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं देता, वो हमें एक अनुमान बताता है, वो हमें एक संबंध बताता है दो चीज़ों के बारे में। जैसे मान लो मैंने दो जने लिए, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। इसके पास कुछ अमाउंट है, इसके पास भी कुछ अमाउंट है, कुछ रुपीज़ हैं इनके दोनों के पास। तो मैंने लिखा कि मैंने अगर ये कहती हूँ कि ए और बी का जो अमाउंट है, उनका जो अनुपात है वो 1:2 है। इसको कैसे पढ़ते हैं? 1:2 या 1:2 या 1:2 ऐसे पढ़ते हैं इसको। मैंने अगर ये बोला तो इसका मतलब ये है, अब हमें नहीं पता इसके पास कितना अमाउंट है, ना हमें ए का अमाउंट पता है, ना हमें बी का अमाउंट पता है, लेकिन हमें क्या पता है? इनका संबंध पता है आपस में। क्या? कि जितना ए के पास है ना, उसका दुगना बी के पास है। जितना ए के पास है उसका दुगना बी के पास है। मतलब अगर ए के पास 50 हुए तो बी के पास कितने हुए? 100, क्योंकि दुगना है। 50 कैसे लिखेंगे? 50 × 2 कितना बन गया? 100। अब ये एक्चुअल अमाउंट आ गया है, ये अमाउंट आ गया है। रेशो कैसे निकला? डिवाइड करके। डिवाइड करने पर जो कुछ कॉमन होता है, इसको 50 × 2 लिख सकते हैं। जो कॉमन होता है वो कट जाता है, जो कॉमन होता है वो हट जाता है, और जो बचता है उसको हम रेशो में लिख देते हैं। तो रेशो हमारा कभी भी एक्चुअल अमाउंट ना होकर एक संबंध बताता है हमें। इसी रेशो को हम उल्टा भी लिख सकते हैं। अगर B:A कर देंगे तो ये 2:1 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक ही बात है, ये एक ही बात है। तो रेशो जो है ये होता है रेशो। रेशो में कभी भी हमारे पास एक्चुअल अमाउंट नहीं होता, एक संबंध बता दिया जाता है कि ऐसा कुछ है। एक्चुअल अमाउंट निकालने के लिए क्या होता है? कोई एक ऐसी संख्या होती है जो ऊपर नीचे थी और जो हटा दी गई है, जो कट गई है। वो संख्या हटाने पर वो हमारे पास संख्याएं बच जाती हैं जो आपस में प्राइम होती हैं, जो कट नहीं सकती हैं, वो बच जाती हैं, तो उनका रेशो बन जाता है। ये थी रेशो की बात। इन चारों चीज़ों के बिना ट्रिग्नोमेट्री को समझ पाना बहुत मुश्किल था, इसलिए पहले इनको बताया गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अब हम थोड़ा सा
एक जनरल वे में जाते हैं। पहले हम एक स्पेसिफिक, मैं पहले कुछ एंगल्स आपको दिखाना चाहती हूँ जिससे आप समझ सके कि रेशोज होती क्या है। मैंने एक ट्रायंगल बना दी हूँ। मैं क्या करने वाली हूँ, मैं ट्रायंगल बनाऊंगी एक कुछ चीज़ों को लेकर। मैंने एक ट्रायंगल बनाया जिसमें मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगी जिसमें मैं एक साइड को 1 सेंटीमीटर ले रही हूँ। यहाँ देखेंगे आप मेरे साथ बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे, लेकिन मुझे तो बनाना ही है, मुझे सिखाना है, क्योंकि मैंने ये 1 सेंटीमीटर लिया है आपके सामने और मैं यहाँ पर एक कोण बनाऊंगी 90 डिग्री का। आप चाहें तो ये कोण कंपास से बना सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर मैं डी से ही बना रही हूँ। इतना टाइम थोड़ा सा लग जाता है कंपास से बनाने में। मैं डी से बना रही हूँ और मैंने इसको रैंडम एक लाइन डाल दी। मैंने मेजर नहीं किया इस लाइन को, या फिर मैं इसको 1 ले रही हूँ। अब मैं इसको 1 लूँगी। मैंने पहले एंगल बनाया, अब मैं इसको 1 पे मार्क कर रही हूँ। या मैं इस एंगल को 1 लेने की बजाय मैं यहाँ पर एक एंगल बना रही हूँ 45 डिग्री का। मैं यहाँ पर एक एंगल बना रही हूँ 45 डिग्री का। इसको मेजर नहीं किया मैंने, पर एंगल मेजर करूँगी मैं 45। मैंने 45 डिग्री का एंगल बनाया है यहाँ से इस साइड पे। इसको हटा देंगे हम। ये मैंने बनाया है 45 डिग्री, ये मैंने बनाया है 90 डिग्री, ये 1 सेंटीमीटर है। तो अब आप अगर इसको मेजर करेंगे ना, अगर आप इसे मेजर करेंगे, मैं नाम दे दूं पहले इसको ज़रा, ABC, ये तीनों पॉइंट्स को मैंने नाम दे दिया ABC। अब आप अगर इसको मेजर करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि ये जो साइड है ये वाली, ये 1 सेंटीमीटर है। देखिए ध्यान से देखेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर है बिल्कुल। जहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक ये पूरा 1 है, ये 1 सेंटीमीटर है। और ये जो साइड है ये है √2 सेंटीमीटर। √2 कितना होता है? √2 होता है 1.414। अब देखें इसको, आप खुद बनाएंगे ज़्यादा बेहतर सीख पाएंगे। ये देखो 0.5 इधर है, लेकिन ये थोड़ा सा इधर है, ये √2 सेंटीमीटर है। हमने सिर्फ 90 डिग्री एंगल बनाया था, 1 सेंटीमीटर इसको लिया था, इसको एंगल को 45 डिग्री मेजर किया था और बाकी मेजरमेंट अपने आप आई है। अच्छा, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अब मैं इस साइड को 2 सेंटीमीटर ले रही हूँ। अब मैंने इसको 2 सेंटीमीटर लिया। सेम काम मैं करूँगी, यहाँ पे भी एक कोण बनाऊंगी 90 डिग्री का और यहाँ पे कोण बनाऊंगी 45 डिग्री का। यहाँ पे कोण बनाऊंगी 45 डिग्री का। इसको ज्वाइन कर देंगे। आप डी से बना सकते हैं, सॉरी कंपास से बना सकते हैं, मैंने डी से बनाया। ये 90 डिग्री बनाया मैंने, ये मैंने 2 सेंटीमीटर लिया है और ये मैंने बनाया है 45 डिग्री का। अब आप इसको अगर मेजर करेंगे तो आप क्या पाएंगे, ये साइड देखो 2 सेंटीमीटर है और ये कितना है, ये है 2√2 सेंटीमीटर। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला अभी देखते हैं। हमने ये ट्रायंगल बना लिए, अभी मेजरमेंट अपने आप आ गई, हमने जानबूझ के तो ली नहीं है। हम क्या करते हैं, हम कुछ रेशोज निकाल लेते हैं। अब हमने क्या बोला था कि एंगल के सामने वाली साइड कितनी होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूज है, इसमें भी ऐसे ही होगा। तो मैं अगर मैं रेशो लूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की, परपेंडिकुलर कितना है 1, हाइपोटेन्यूज कितना है √2। ठीक है, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगला ले लेते हैं B/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कौन सा है, ये वाला 1, हाइपोटेन्यूज कितना है √2, ये भी आ गया। ठीक है, उसके बाद ले लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो रह गया। परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला BC जो है, ये 1 है। बेस कितना है AB, ये कितना है 1, तो ये 1 आ गया। ठीक है, आ गया। इस ट्रायंगल में भी यही काम कर लेते हैं, P/H निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ध्यान से देखेंगे परपेंडिकुलर कितना है, अगर मैं इसको भी नाम दे दूं सेम A,
बी सी। तो परपेंडिकुलर कितना है, बी सी। बी सी कितना है, 2। हाइपोटेन्यूज कितना है, ए सी कितना है, 2√2। इस 2 से 2 कट जाए, कितना आएगा, 1/√2। अच्छा, बी अपॉन एच निकाल लेते हैं। बी कितना है, ए बी है, बी कितना है, 2। एच कितना है, वही 2√2। 2 से 2 कट गया, कितना बचा, 1/√2। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला ले लेते हैं, पी अपॉन बी। पी कितना है, बी सी कितना है, 2। बी कितना है, ए बी कितना है, 2। कितना आया, 1। ठीक है, तो हमने क्या देखा, पी अपॉन एच की रेशो, बी अपॉन एच की रेशो, पी अपॉन बी की रेशो। ये आ गया। ये किसके लिए थी, ये थी एंगल, इस एंगल के लिए, देख रहे हो, इस एंगल के लिए थी ये 45 डिग्री की, क्योंकि मैंने इसके सामने वाले को पी माना है। अभी बताया था आपको कि कोई भी एंगल है उसके सामने वाली जो भुजा होती है उसे परपेंडिकुलर लेते हैं। तो मैंने इसमें मैंने पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी जो निकाला है, ये मेरे पास क्या है, ये रेशोज आई हैं इस एंगल के कंटेक्स्ट में। इस एंगल को मैंने रखा, इसके सामने वाली भुजा को P माना है, इसको B माना है, तब मैंने ये रेशोज निकाली हैं। इसमें भी ऐसे ही किया है मैंने। अच्छा, बार बार ये बोलना अच्छा लग रहा है, P अपॉन एच, बी अपॉन एच, P अपॉन बी, नहीं, इनके नाम रख देते हैं। अगर मैं इसके नाम रख दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, इसका नाम होता है साइन। साइन ऑफ विच एंगल, A। इसे कहते हैं कॉस। कॉस ऑफ विच एंगल, A। इसे कहते हैं tan। tan ऑफ विच एंगल, A। तो साइन A इज नथिंग बट क्या, साइन A होता है रेशो किसका, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। कब, जब हम इस एंगल के बारे में बात कर रहे हों। और हमारा यहां पर ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। तो साइन 45 कितना होता है, 1/√2। साइन 45 कितना हुआ, 1/√2। अगर मैं एक और ट्रायंगल बना दूं यहाँ पर, इससे भी बड़ा, 3 सेंटीमीटर लेकर, उसकी रेशो भी यही आएगी। तो साइन 45 जो है वो हमेशा कितना रहेगा, 1/√2। ये कितना है, कॉस 45, कॉस 45। ये कितना आ गया, बी अपॉन एच कितना आया, 1/√2। इससे बड़ा ट्रायंगल मैंने लिया, इसमें एंगल वही था, लेकिन जो साइड्स थी उसकी मेजर मैंने बढ़ा दी, उसकी रेशो कितनी आई, 1/√2। ये कितना है, tan 45। ये कितना आया, 1। ये कितना आया, 1। तो जब हमारा एंगल सेम होगा, जब हम किसी सेम एंगल की बात करेंगे, तो हमारी जो रेशोज आएंगी उस एंगल के लिए, साइन कॉस tan की, वो भी हमेशा सेम ही आएंगी। और इन रेशोज को ही हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज हम यूज करते हैं, साइन कॉस tan, इनको ही हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एंगल्स ऑफ राइट ट्रायंगल ABC। साइन किसका रेशो है, P अपॉन एच का, P और H का, ऐसे बोलेंगे, रेशो किसका है, P और H का। कॉस किसका रेशो है, B और H का। tan किसका रेशो है, P और B का। और इसको उल्टा कर दें, अगर मैं लिखना चाहूँ, अगर मैं लिख दूँ H अपॉन P, ये क्या बन जाएगा, कोसाइन। ये बन जाएगा कोसाइन, सॉरी इसको कॉसेक कहते हैं, कॉसेक, इसको कॉसेक कहते हैं। अगर मैं लिखना चाहूँ B अपॉन एच, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा सीकेंट पढ़ते हैं, इसको सेक बोल देते हैं, इसको सीकेंट भी बोलते हैं, इसको कॉसिकेंट भी बोल देते हैं, शॉर्ट में कॉसेक बोल देते हैं। इसको सीकेंट बोलते हैं, शॉर्ट में सेक बोल सकते हैं। इसको B अपॉन P अगर मैं लिख दूँ तो ये बन जाता है कॉट, या तो कॉट बोलते हैं या कोटेंजेंट, इसको पढ़ते हैं। किस एंगल के लिए, एंगल ये वाला एंगल जो हमने लिया है, हमारे यहाँ पर 45 डिग्री है। 45 डिग्री नहीं होता तो क्या होता, जो रेशो होती वो लिख देते। तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर। इसमें हमने साइन कॉस tan का बेसिक्स पढ़ा है कि ये होती क्या है। ऐसे ही अगर मैं ट्रायंगल की साइड, ट्रायंगल की जो एंगल है वो चेंज करती जाऊंगी तो मेरी रेशो भी चेंज होती जाएगी। आपके पास एक पूरा चार्ट होता है रेशो वाला, आपने देखा होगा, उसमें अलग अलग रेशोज आती है। जैसे अगर मैं बनाना चाहूँ, मान लो मैं बना रही हूँ, मान लो मैंने बनाया एक ट्रायंगल बना रही हूँ मैं, जिसमें मैं ये ले रही हूँ 1 सेंटीमीटर, फिर से, या चलो 2 ले लेते हैं,
2 ले लिया मैंने। मैं वही काम करूँगी क्योंकि मेरे को राइट एंगल चाहिए होता है हमेशा, मुझे राइट ट्रायंगल चाहिए हमेशा, तो मैं यहाँ पे राइट एंगल बनाऊँगी। मुझे राइट एंगल चाहिए यहाँ पे, ये बना दिया मैंने। ये है मेरा 90 डिग्री का एंगल, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ 60 डिग्री का कोण। अब मैं बना रही हूँ 60 डिग्री। अब मैं बना रही हूँ 60 डिग्री। ये बनाया मैंने 60 डिग्री। ये कितना लिया था मैंने? 2 सेंटीमीटर। अब आप अगर इसको मेजर करेंगे तो आप क्या पाएंगे? ये कितना है? ये देखो ध्यान से आ रहा है पूरा 4। ये अपने आप आया है। ये पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं आप। 2 दे रखे हो, तीसरा निकल जाएगा। अभी तीसरा निकालेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 2√3। इसकी जो लेंथ है ये आएगी 2√3। अगर मैं नाम देना चाहूँ A B C। अच्छा, अगर ये वाला एंगल 60 है तो ये कितना बचा, बता सकते हैं? ये अगर 60 है तो ये कितना बचा? 30, क्योंकि ये 90 है, इन दोनों का सम 90 होना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 90 डिग्री। तो ये 30 बचा। अब अगर इसमें रेशो निकालें, सेम रेशो, साइन निकालें। साइन ऑफ एंगल A मतलब कि साइन 60 कितना आना चाहिए? साइन 60 क्या होता है? P/H। P कितना है? 2√3, क्योंकि सामने ये पड़ रहा है, अपॉन में 4, क्या आ जाएगा? √3/2। यही तो होती है उसकी वैल्यू। हाँ, यही होती है। अच्छा, घुमा दूँ कॉपी को, ज़रा घुमा दें। कॉपी घूम गई, ये एंगल आ गया 30 डिग्री। यहाँ पे देख रहे हो, इधर आ गया 30 डिग्री। इसके सामने वाले साइड को बोलेंगे परपेंडिकुलर। अगर मैं साइन 30 निकालूं तो, अगर मैं साइन 30 की बात करूं तो क्या आएगा? मतलब किस एंगल की बात कर रही हूं मैं? इसके सामने क्या है? ये परपेंडिकुलर है तो 2। ये कितना रहेगा? 4। H तो वही रहेगा, H तो सेम, H तो चेंज नहीं होता है। कितना आ गया? 1/2। साइन 30 हाफ ही तो होता है। अगर मैं इस ट्रायंगल को बढ़ा दूं, इसकी साइड्स को बढ़ाऊंगी, कैसे बढ़ेगी फिर वो साइड? अगर मैं नीचे वाली को 4 ले लूंगी, इसकी दुगनी कर दूंगी, तो ये भी दुगनी हो जाएगी, ये बन जाएगी 4√3, और ये भी दुगनी हो जाएगी, ये बन जाएगी 8। तो रेशो हमारी वही रहेगी। तो ये थी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के ऊपर हमारा बेसिक्स। इसमें एक चीज़ और आप कर सकते हैं, अगर एंगल का मेजर नहीं है तो सिंपल रेशो जो होगी उस एंगल के लिए वो रेशो निकल कर आ जाएगी। जैसे अगर मैं इसको θ1 नाम दे दूँ, सपोज 60 ना होकर θ1 होता अगर ये, तो क्या बोलते हैं इसको? साइन θ1 कितना होता? BC/AC। सिंपल हम क्या लिखते हैं? B को, तो क्या बन जाएगा? BC/AC। ये हो गया रेशो। थीटा अगर गिवन है तो थीटा की वैल्यू डाल देंगे, और अगर हम उन वैल्यू से नोन है तो वो वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। क्योंकि ये जो एंगल है, ये जो कॉमन एंगल्स हैं तो पता है हमें, 45 के लिए हमें वैल्यू पता है, 60 के लिए हमें पता है, सिंपल वैल्यूज हमने याद कर रखी है, हमारा टेबल होता है। लेकिन जब हमारे पास ये जो एंगल है नहीं पता होगा तो ये वैल्यू हम रेशो में निकाल सकते हैं, और उसी से हम पता लगाएंगे कि हमारा एंगल छोटा है, बड़ा है, कितना है। एंगल नहीं पता है, हम उसको सिर्फ डाल देंगे, और रेशो ये होती है हमारी। ऐसी कॉस के लिए, टैन के लिए, कॉसेक के लिए, सेक के लिए, कॉट के लिए, ये निकाल सकते हैं हम। तो एंगल के रिस्पेक्ट में ही हमारी रेशोज निकलती हैं, वैल्यू कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। अगर हमारे पास ये एंगल 0 बन जाएगा, θ1 अगर 0 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल, इस एंगल का 0 होने का क्या मतलब है? इसका 0 होने का मतलब ये है, से भी 60 ऐसे है, ये 60 ऐसे है। 0 होने का मतलब क्या है? कि घटता जा रहा है, ये कम होता जा रहा है। देखो, अगर मैं इसको ऐसे चलाऊं, ये कम होते 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 बिल्कुल ऐसे हो गया। मतलब कि ये वाला जो एंगल है मेरा, ये मेरा ट्रायंगल है, ये वाला जो एंगल है ये कम होते 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 बिल्कुल ऐसे आ गया, बिल्कुल ऐसे। तो ये वाली साइड में देखो, मैं यहीं खत्म हो गई, ये साइड भी तो कम होती जा रही है। जहाँ पे ये टकराएगी वहीं तक तो ट्रायंगल बनेगा। ये साइड अगर मेरी 0 हो जाएगी तो मेरा P 0 हो गया। P/H होता है हमारे पास साइन, तो P अगर मेरा 0 हो गया तो नीचे चाहे कुछ भी हो वो 0 ही तो आएगा। तो साइन 0 हमेशा इसलिए 0 हो जाता है, साइन 0 हमेशा 0 हो जाता है। ऐसे अगर मैं बात करूं कॉस की, अगर कॉस 0 लें
कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच। कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच। ये अगर 0 बन गया मेरा, बी क्या है मेरा ये वाला, एच क्या है मेरा ये वाला, तो बी और एच लगभग लगभग सेम नहीं हो गए हैं। ये और गिरते 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 बिल्कुल सीधा इसकी तरह ही आ जाएगा, बी अपॉन एच हो जाएगा। तो बी जो है मेरा वो लगभग लगभग एच के बराबर नहीं हो गया, जो एच है मेरा लगभग लगभग बी के बराबर नहीं हो गया। ये एच था मेरा हाइपोटेन्यूज, ये गिरते गिरते बी के पास ऐसे बढ़ती जा रही है इसकी लेंथ। इसकी लेंथ ऐसे मतलब सेम होती जा रही है, बढ़ती नहीं जा रही पर सेम होती जा रही है इसके बेस के। तो ये कितना हो जाएगा, लगभग लगभग 1 हो जाएगा, क्योंकि बी अपॉन बी बन जाएगा, ये 1 के करीब बन जाएगा बिल्कुल ये। तो कॉस 0 जब 0 की तरफ चलता जा रहा है तो ये सेम होती जा रही है दोनों की लेंथ। तो ये कितना बनता जा रहा है, ये 1 बनता जा रहा है। और जैसे ये 0 पे पहुंच जाएगा ये 1 बन जाएगा। जैसे ये 0 पे पहुंच जाएगा कितना बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। ऐसी जो बाकी वैल्यूज़ हैं आप ये भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये एंगल का बस आपको ध्यान रखना है कि एंगल कौन सा कहाँ पर है, और उसके सामने वाली साइड को हमें हमेशा परपेंडिकुलर लेना होता है। तो ये था हमारा बेसिक्स का, रेशोज़ का बेसिक्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होती क्या है एक्चुअल में। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे और बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना ही।